हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह ही अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा ममता जी के कहे अनुसार मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि वहाँ पे भी मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है। वैसे वो चैनल कोई नया चैनल मैंने क्रिएट नहीं किया है, वो मेरी दी का चैनल था जिस पे वो अच्छे से कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। वो एक मैरिड वुमन है और उनके 2 बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा काम भी उनको होता है, वो जॉइंट फैमिली में रहती है जिसकी वजह से उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता कि वो यूट्यूब वगैरह में ध्यान दे पाए। तो मैंने उनकी ही चैनल को अपने नाम से कुछ मॉडिफाई वगैरह किए और उसको अपना बना लिया। तो उस चैनल का नाम है वंशिकास ओपिनियन ऑन योर थॉट। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है मुझे वहाँ पे भी फॉलो करने के लिए और जानने के लिए कि मैं आप लोगों के थॉट्स के ऊपर मेरे क्या ओपिनियन है, तो आप लोग मुझे वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जैसे ही इस वंशिकास ओपिनियन ऑन योर थॉट को सर्च करेंगे ना, सबसे पहले मेरा ही चैनल आ रहा है, तो उस पर जाके आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न आती है, कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो मुझे आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे न्यू चैनल का लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलिए, ये तो हो गई मेरे न्यू चैनल की बात। इसके अलावा आज हम सभी के फेवरेट वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन का बर्थडे है, तो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन, एंड होप कि आप अपनी मिलिट्री सर्विस को अच्छे से कंप्लीट करके सेफली वापस बहुत जल्दी हम लोगों के पास होंगे और हम लोगों के साथ अपने बहुत 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 प्यारे प्यारे से सॉन्ग हम लोग के साथ शेयर कर रहे होंगे। सो अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, बी सेफ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर बर्थडे। हाय, जिनों के बर्थडे की खुशी कुछ ज़्यादा ही हुई है मुझे। तो चलिए इनके बर्थडे को साइड रखते हैं और अपने आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सोलमेट्स एट द ब्यूटीफुल माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी दोनों को ही एक एक इंसान समझाने में लगे हुए थे, यानी कि विंग को वैन समझाने में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ वांग जी को लैन सिचेन समझाने में लगे हुए थे। एक तरफ जहां वैन किंग विंग को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने प्यार को खो देगा अगर उसने अभी कोई स्टेप नहीं लिया, कुछ किया नहीं उसके लिए। तो दूसरी तरफ लैन सिचेन थे जो अपने भाई को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अपने प्यार को पाने के लिए उससे भी हर एक चीज़ करना होगा और अपने अधिकारों को भी पहचानना होगा। अपने आप को हमेशा पीछे रख देना, एकदम चुप रहना, जो उसके साथ हो रहा है उसको होने देना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारे पास भी अधिकार है और उनको तुम्हें खुद लेना होगा, कोई और तुम्हें आके उन्हें नहीं देगा। जब तुमने ये रिश्ता शुरू किया था विंग के साथ, तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली बहुत सारे राइट्स आ चुके थे और उन्हें लेने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं है जो तुमसे ये कह सके कि तुम्हारे पास उस सब का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि विंग पे अब तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है। विंग क्या करता है, क्या नहीं करता, किस तरीके से करता है, ये जानने का पूरा पूरा अधिकार तुम्हारे पास है। और सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जो उसकी लाइफ में रूल करेगा। कोई और आके उसकी लाइफ में नहीं रूल कर सकता है और ना ही वो किसी और को तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकता है। ये सिर्फ तुम्हारा हक है और अपने हक को पहचानो। किसी और को इस अधिकारों को छीनने मत दो। तुम्हारे अधिकार क्या हैं ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, इसलिए उन्हें पहचानो और अपना पूरा पूरा हक जताओ। तुम्हें किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद जिस वक्त इस रिलेशनशिप में बंधे थे, तुम खुद हर एक अधिकार के अधिकारी थे। दूसरी तरफ विंग को समझा रही थी कि उसका प्यार हाथ से निकल जाएगा अगर उसने इस वक्त कुछ नहीं किया। वैन किंग की बातें सुनने के बाद वीवू जान दोबारा से एक क्वेश्चन उससे पूछता है, तो मुझे बताओ ना कि मैं क्या करूँ उसको, कि मैं उसे पूरा पूरा विश्वास दिला दूँ कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो उसकी जगह है उसे कोई नहीं ले सकता, कोई भी आके उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। वो इस वक्त वैन किंग की तरफ देख रहा था उम्मीदों के साथ कि वो उसको कुछ तो सजेशन देगी। वैन किंग भी कुछ बोलती इससे पहले ही किसी तीसरे की आवाज़ उस केब में गूंजने लगी थी। तुम्हें ज़रूरत है पहले अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की। पहले अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करो जो तुमको वांग जी को लेके हैं, और उसके बाद वांग जी को जो तुमको लेकर हैं उन गलतफहमियों को दूर करो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम दोनों के रिश्ते को संभालने का। ऐसा कहते हुए वो पर्सन धीरे धीरे से अपने कदमों को केव के अंदर बढ़ा रहा था और
जैसे ही वैन किंग और विंग दोनों की ही नज़रें केव के एंट्रेंस पे पड़ी तो विंग की जो आंसू थे ना वो भी अब और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बहने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं जिन यांगली खड़ी थी जो कि उसके लिए उसकी माँ के समान थी। और इस वक्त एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो उस वक्त उसे अपनी माँ की गोद मिल जाए तो शायद इसके अलावा उसे इस दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं है जो उसको शांति दे सकती है। विंग ने जैसे ही अपनी बहन को केव के अंदर एंटर करते हुए देखा वो भी दौड़ के गया और उसको टाइटली हग किया और उसके बाद पूछा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैं समझ चुका हूँ कि वो मुझे प्यार करता है और मैं भी उसे प्यार करता हूँ। बस मैं उसको यकीन दिलाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपनी बहन को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लिया। उसकी बहन ने भी उसके बैक को रब करते हुए उसको आराम से बेड में बैठाया और उसके बाद उसके सर को अपनी थाइस पे लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, तुम्हें गलतफहमी है वुजियान, और सबसे पहले अपनी गलतफहमियों को दूर करो। अपने एंड से क्लियर करो कि तुम्हें जो गलतफहमी है क्या उसमें कुछ रियलिटी है या नहीं। विंग ने जैसे ही ये सेंटेंस अपनी बहन के मुंह से सुना तो उसने अपनी बहन की आंखों में आंखें डाल के पूछा, कौन सी गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। यांगली ने फिर से अच्छे से समझाते हुए उससे बोला, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि जूनियर मास्टर लान हम सभी के साथ मिले हुए थे, उन सभी के साथ मिले हुए थे जिसने ब्यूरियल माउंट में अटैक किया था, ब्यूरियल माउंट को तबाह करने की कोशिश की थी। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि वो उन सभी का साथ देंगे? सबसे पहले जाके इस गलतफहमी को दूर करो। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जूनियर मास्टर लान इन सभी में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी भी कमज़ोर लोगों पे अपनी ताकत तो नहीं आजमाएंगे। ये सिर्फ उन कायर लोगों का काम है, उसमें हमारे जूनियर मास्टर लान बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। पहले जाओ अपनी ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो। पहले इस बात की सच्चाई के पीछे जाओ कि वो सच में इस सब में शामिल थे या नहीं, और उसके बाद अपने एंड से जो भी गलतफहमियाँ तुम्हारी और वैन किंग की इस वक्त वांग जी के आगे हैं उन्हें जाके क्लियर करो। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे के बिना तुम दोनों ही अधूरे हो। और याद रखना, जब तक तुम अलग हो तब तक तुम में से कोई भी हैप्पी नहीं रहने वाला है। वो इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे से दूर हो गए और तुम एक दूसरे को अपनी लाइफ में चाहते हो, बल्कि इसलिए कि एक दूसरे से दूर होके तुम दोनों ही दुखी रहोगे और एक दूसरे का दुख तुम दोनों में से किसी को भी कभी सुखी नहीं रहने देगा और ना ही कभी पूरा करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी गलतफहमियों को दूर करो वुजियान। और मैं पूरा श्योर हूँ कि तुम्हें सच में गलतफहमी हुई है। मास्टर लान कभी भी तुम्हें या तुम्हारे लोगों को और उन लोगों को जो कि बेकसूर हैं उनको सज़ा देने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, ना ही उनको काम करने के बारे में सोच सकते हैं। इससे पहले जाओ और अपने आप को शांत करो। और तुम तब तक शांत नहीं होगे जब तक तुम्हें ये नहीं पता चल जाता कि वांग जी इसमें से किसी में भी शामिल नहीं था। अगर आज के दिन तुम खुद से ही ये मान भी लेते हो ना कि वांग जी इस सब में शामिल नहीं था, तो याद रखना कल के दिन वांग जी की गलती से की गई गलती भी तुम्हें यही लगेगी कि उसने जानबूझ के की है। इसलिए तुम्हें तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले वो काम करो जो कि इस वक्त ज़रूरी है और उसके बाद सिचुएशन खुद समझ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मुझ पे विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वो ज़रूर करोगे जो मैंने तुमसे कहा है। ऐसा कहते हुए उसने फिर से अपने भाई के बालों में हाथ फेरा और उसके फॉरहेड पे एक किस किया और उसके बाद उसको इशारा किया कि अब उसको अपने काम पे लग जाना चाहिए। विंग भी अपनी बहन की बातों को अच्छे से समझ चुका था कि उसको अब क्या करना चाहिए, इसलिए उसको पहले से ही पता था कि ब्यूरियल माउंट में जेओजुन आए हुए हैं तो वो अपने एक सर्वेंट को बुला के ये पता करने के लिए कहता है कि जेओजुन कहाँ हैं, क्योंकि उसके भाई के बारे में उससे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। और वो ये भी अच्छे से जानता था कि लैंड सेक्ट में झूठ बोलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए जेओजुन झूठ तो नहीं बोलेंगे। और सच्चाई पता करने का इससे अच्छा तरीका वीवूजान के पास नहीं था, इसलिए उसने लैन सिचेन से बात करना ही सबसे आसान और सबसे जल्दी का रास्ता सोचा। लगभग 10 मिनट के अंदर वो सर्वेंट वहाँ जाके वापस भी आ चुका था और विंग को ये इन्फॉर्म भी कर चुका था कि जेओजुन लगभग जाने ही वाले हैं। उन्होंने अपने भाई से बात कर ली और उन्होंने भाई से बात करने से पहले ही लैन जिंगी से भी बात कर ली, यानी कि अब वो डायरेक्टली अपने घर को निकल रहे हैं।
विंग को जैसे ही ये पता चलता है तो वो भी अपनी केव से बाहर आता है और अपनी बहन को पूरी उम्मीद दे के जाता है कि वो वापस जब लौटेगा तो वो सब कुछ ठीक करके ही लौटेगा और उसके बाद उसे कभी कोई तकलीफ़ का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुका था। जेओजुन लगभग ब्यूरल माउंट के आधे रास्ते में थे। विंग ने भी इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा फास्ट किया, यानी कि उसने अपनी चाल को तेज किया और लगभग 10 मिनट के अंदर ही वो जेओजुन के पास जा चुके थे। जेओजुन के पास जाने के बाद उसने उन्हें ग्रीट किया और उनसे परमिशन मांगी कि क्या वो उनसे बात कर सकता है। जेओजुन समझ चुके थे कि इस वक्त विंग उनसे क्या बात करना चाहता होगा, ये कुछ ना कुछ रिलेटेड तो होगा वांग जी के, इसलिए जेओजुन ने भी अभी मना नहीं किया। विंग ने जेओजुन को ऑफ़र की ड्रिंक, यानी कि जिलिंग के मार्केट में जाके किसी इन में जाके वो लोग बात करेंगे, ये ऑफ़र विंग ने जेओजुन को दिया और जेओजुन ने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और टेलीपोर्ट तालिस्मान की हेल्प से वो पल भर में ही जिलिंग के मार्केट में भी पहुंच चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने एक अच्छा सा इन देख लिया, एक रेस्टोरेंट देख लिया जहाँ पे जाके वो शांति से बात कर सकते थे। वहाँ पे जाने के बाद विवुजियान ने इनके जो वेटर थे उससे टी ऑर्डर की और लगभग 5 मिनट के अंदर उनकी टी आ भी चुकी थी। जेओजुन को टी ऑफर करते हुए विंग ने बिना वक्त गवाए अब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। वो बातों को इस वक्त गोल गोल घुमाना नहीं चाहता था, लेकिन डायरेक्टली वो ये भी नहीं पूछ सकता था कि जिस वक्त वो हमला कर रहे थे उस वक्त वांग जी कहाँ पे था और क्या वो उनके साथ था या उनके साथ मिला हुआ था या ऐसा कुछ भी वो डायरेक्टली नहीं पूछ सकता था। लेकिन विंग को याद आता है कि जब उसने वांग जी की पीठ पे ऑइंटमेंट अप्लाई की थी तो उसने वहाँ पे कोड़ों के निशान देखे थे, जो कि लगभग कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ 1 साल पुराने होंगे और कुछ 6 से 7 साल पुराने होंगे या कुछ उससे भी पुराने होंगे। तो मतलब इतनी सज़ा कैसे उसको मिल गई, और यही उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन था जो इस वक्त जेओजुन से पूछ सकता था। और उसने यही क्वेश्चन जेओजुन से भी पूछा। उसने अपना क्वेश्चन पूछा, जेओजुन मुझे आपसे यही पूछना है कि आखिरकार वांग जी की पीठ पे बहुत सारे निशान हैं जो कि कोड़ों के निशान हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो निशान वहाँ पे क्यों हैं? जेओजुन, जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही सिप अपनी चाय की ली थी, वो विंग की तरफ देख के बोले, क्या आप सच में जानना चाहते हैं मास्टर वी कि वो सारे निशान वांग जी की पीठ पे क्यों हैं? विंग ने अपने सर को हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे जानना है और मुझे हर एक चीज़ जानना है। सिर्फ यही नहीं, उसके पीठ में और भी बहुत पुराने भी घाव हैं। ऐसा लगता है कि कुछ 6 साल पुराने होंगे, कुछ 7 साल पुराने होंगे और न जाने कितने साल पुराने होंगे। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि वांग जी एक ओबीडिएंट स्टूडेंट रहा करता था, तो कभी भी किसी बात के लिए उसको सज़ा तो नहीं दी जा सकती। और जहाँ तक मुझे याद है, लान वांग जी आपके और आपके अंकल दोनों का ही प्राइड हुआ करता था, तो आप लोगों में से किसी की इतनी या आप लोगों में से किसी ने भी उसे ये सज़ा तो नहीं दी होगी। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उसे ये सज़ा किसने दी। जेओजुन ने अपने हाथ से चाय के प्याले को नीचे रखा और उसके बाद बोला, आप सच में सुन पाएंगे ना? विंग ने अपने सर को हिलाते हुए बोला, हाँ मैं सुन पाऊँगा। जेओजुन ने बोलना स्टार्ट किया, तो ठीक है, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊँगा। सच ये है कि वो सारे घाव आपकी वजह से हैं। विंग ने जैसे ही ये सेंटेंस सुना, उसकी तो मानो दुनिया हिल चुकी थी। उसको नहीं पता चल रहा था कि उसने ऐसा आखिर क्या किया जिसकी वजह से वांग जी को सज़ा मिली, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड लुक इस वक्त लैन सिचेन को दे रहा था। और लैन सिचेन ने दोबारा से चाय की प्याली को लिया अपने हाथ में, एक सिप चाय लेते हुए दोबारा से उस प्याली को टेबल में रखा और बोला, हाँ वो घाव आपकी वजह से हैं। आप ये तो नहीं भूले होंगे ना कि जब हमने आप पे हमला किया था उसके लगभग 1 साल पहले आपके पास एक लेटर आया था जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि बाकी कबीले मिलके आप पे हमला करने की सोच रहे हैं। विंग को याद आता है कि लगभग उस हमले के लगभग 1 साल पहले उसके पास एक लेटर आया था जिसमें राइटिंग मतलब बहुत गंदी थी, लेकिन उसमें क्लियरली ये था कि बाकी सारे सेक्ट मिलके उस ब्यूरियल माउंट पे हमला करने की सोच रहे हैं। और उसी के बाद विंग ने उस ब्यूरियल माउंट की प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी, जिसके चलते कोई नॉर्मल इंसान, नॉर्मल कल्टिवेटर उस बैरियर्स को छू तक नहीं सकता था। तोड़ना तो दूर की बात रही, अगर उन बैरियर्स को तोड़ना होगा तो पक्का कोई ऐसा कल्टिवेटर चाहिए होगा जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और देखा जाए तो वो लान वांग जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। जेओजुन ने बोलना स्टार्ट किया, क्या आपको याद है या नहीं, विंग ने
अपना सर हिलाते हुए हामी भरी और दूसरी तरफ वो अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होके लैन सिचेन को देख रहा था। लैन सिचेन ने फिर से अपनी चाय की प्याली पकड़ी और एक सिप ली और फिर उसको दोबारा से टेबल में रखते हुए बोला, वो लेटर आपको वांग जी ने भेजा था। विंग ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें बहुत बड़ी हो चुकी थी शॉक की वजह से, क्योंकि वो सच में नहीं जानता था कि वो लेटर वांग जी भेज सकता है, क्योंकि उस लेटर का एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो वांग जी की राइटिंग से मैच करता हो। और उसने ये कन्फ्यूज़न लैन सिचेन से पूछा भी, तो लैन सिचेन ने उससे आंसर किया कि उसने ना ही वो लेटर खुद लिखा और ना ही वहाँ तक खुद पहुँचाया, लेकिन हाँ, वहाँ पे पहुँचाने का प्लान उसका ज़रूर था, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया और अंकल ने खुद उसे 30 कोड़े मारने की सज़ा दी थी। विंग ने जैसे ही इस सेंटेंस को सुना तो उसके तो मानो दिल की धड़कनें रुकने को तैयार थी, क्योंकि उसके वांग जी पे किसी ने 30 कोड़े बरसाए थे और वो उस वक्त उसको गलत समझ रहा था। वो सच में नहीं जानता था, लेकिन उसको अचानक याद आता है कि लगभग 1.5 साल पहले उसको फिर से अचानक से बिना किसी मतलब ब्लड वॉमिट हुआ था और वो समझ चुका था कि उस दिन वो ब्लड वॉमिट उसे क्यों हुआ था, वो वांग जी की वजह से हुआ था। उसने फिर से हिम्मत करके दोबारा से लैन सिचेन से क्वेश्चन किया। उसकी आंखों में आंसू हल्के हल्के आने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके दोबारा से क्वेश्चन किया। उसके पीठ पे सिर्फ 1 साल पुराने घाव ही नहीं हैं, वहाँ पे और भी पुराने घाव हैं। इस वक्त विंग के होंठ पूरी तरीके से कांप रहे थे, मानो वो अपने शब्दों को बाहर लाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लैन सिचेन ने फिर से अपना बोलना कंटिन्यू किया। उसे वो कोड़े तब तक पड़ते थे जब जब वो आपसे मिलने आया करता था। विंग इस सेंटेंस को सुनने के बाद तो मानो उसके कंफ्यूजन की लेवल एकदम, अब उससे ज़्यादा कंफ्यूज और वो हो ही नहीं सकता था। वो अब इतना कंफ्यूज हो चुका था और उसने अपने पूरे कंफ्यूजन लुक के साथ लैन सिचेन की तरफ देखा और उससे दोबारा से क्वेश्चन पूछा, क्या मुझसे मिलने के लिए? लेकिन मैं और लान वांग जी तो लगभग 10 सालों से मिले ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने उसे देखा तक नहीं। लैन सिचेन ने कहा, हाँ आपने उसे नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे मिलने कभी नहीं आया। वो हमेशा आपसे मिलने के लिए आया, कभी यीलिंग के मार्केट्स में तो कभी खुद यूरियल माउंट के एरिया में। उसने खुद आपके सामने आना कभी भी मंजूर नहीं किया, लेकिन आपको ना देखेगा ऐसा उसने खुद से कभी कोई प्रॉमिस नहीं किया था। वो हमेशा जब भी उसको आपको देखने का मन होता था वो हमेशा आपके पास आया करता था, बस आपसे छिपा करता था, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि हम कल्टीवेशन वर्ल्ड में से आप किसी से भी मिलें। इसलिए उसने आपकी इस डिसीजन की रिस्पेक्ट की और आपको बस दूर से देखता रहा। जो जुन हर एक चीज़ जानते थे अपने भाई के बारे में, और इस वक्त जो वो विंग को बता रहे थे ना, सच में उनकी मतलब अंदर से रूह काँप रही थी ये बताते हुए कि जिस इंसान ने उसके भाई को इतनी तकलीफ़ दी है, उसके लिए उसके भाई ने पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सही है। वो तक सहा है जो उसके भाई ने आज तक कभी सोचा भी नहीं था। पनिशमेंट एक ऐसी चीज़ थी लान वांग जी के लिए जो वो कभी भी सहना नहीं चाहता था, कभी भी नहीं चाहता था कि कभी उसको पनिशमेंट मिले, लेकिन विंग की वजह से वो उसको भी झेल गया और न जाने कितनी बार झेल गया। और फिर भी उसने विंग से मिलना, उसको देखना, उसको दूर से एडमायर करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसको जब भी टाइम मिलता था अपनी पढ़ाई से, अपने सेक्ट के कामों से, वो हमेशा विंग को देखने चले जाया करता था। और यही रीज़न था कि लैन चिरेन उसको हमेशा कोड़े मारने की सज़ा दिया करता था। लेकिन लास्ट टाइम जब वांग जी ने उन सभी का प्लान फ्लॉप कर दिया लेटर के थ्रू, तो अब ये सारी बातें उसके अंकल के सहन करने से बाहर हो गई। उन्होंने बहुत बार वांग जी को वार्निंग दिया था, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं माना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग विंग उसका फ्रेंड था और उस पर ध्यान देना, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा और किस वक्त उसको उसकी ज़रूरत है, ये हर एक चीज़ देखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी चाहता था, इसलिए उसने कभी भी खुद को आपसे दूर नहीं किया। उसने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। वो बात अलग है कि जब से वो आपके पास आया है वो तब से सिर्फ अकेला ही है। जब अंकल को इस बारे में पता चला तो अंकल ने उसको 30 कोड़े मारने की सज़ा दी और कोल्ड पाउंड में उसके सारे जख्म भर जाने के बाद उसको पहाड़ी की गुफा में भेज दिया और तब तक वहाँ से आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया जब तक कि वो उसको वापस आने की परमिशन नहीं देते। तुम पे हमला करने के 2 दिन पहले ही किसी सर्वेंट को वहाँ भेजा गया था वांग जी को बुलाने के लिए, और शायद वांग जी उसी दिन वापस आया था जब
हम लोग तुम पे हमला करने के लिए आए थे। मुझे नहीं पता कि वांग जी कब क्लाउड रिसेसेस वापस आया था, लेकिन मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो तब तक तो वापस नहीं आया होगा जब तक तुमने लान जिंगे को वहाँ से अगवा किया था, वरना वो कभी भी तुम्हें इतना चांस तो नहीं देता कि तुम हमारे सेक्ट के प्रिंस को अगवा कर सको। लेकिन इसके अलावा भी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। उसने तुम्हारा साथ यहीं पर ही नहीं छोड़ा, उसने तो तुम्हारी कंडीशन भी इतनी इजीली मान ली मानो तुम उससे बदला न लेके उसको बहुत बड़ा अवार्ड दे रहे हो। ब्यूरियल माउंट जब तुम उसे लेके गए थे, उसके बाद जो भी तुमने उसके साथ किया, तुम्हें क्या लगता है मुझे कभी पता नहीं चला? क्या मैं अपने भाई की कंडीशन को देख नहीं सकता? मुझे हर एक चीज़ पता था, लेकिन तुम्हें पता है मेरे भाई ने मुझे पहली बार कुछ छिपाया है मुझसे। पहली बार उसने ये छिपाया कि तुमने उसे फिजिकल रिलेशनशिप के लिए फोर्स किया। क्या तुम इतना गिर गए थे कि तुम ये तक नहीं सोच पाए कि तुम क्या कर रहे हो? जियो जुन की आंखों में से भी आंसू आने लगे थे। दूसरी तरफ विंग, जो इस वक्त न जाने कितने इमोशंस उसके पास चल रहे थे, उसको नहीं पता चल रहा था कि उसे क्या क्या फील करना चाहिए। जियो जुन ने अपनी बातों को यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, उन्होंने अपनी बातों को कंटिन्यू किया। मेरा भाई, उसे लगता था कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्ती वाली ही फीलिंग रखता है, लेकिन सच ये था कि वो तब से ही तुमसे प्यार करता है जब तुम पहली बार क्लाउड रिसेसेस आए थे। उसने तब सिर्फ तुम्हारे लिए रूल तोड़ा था, तुम्हारे लिए वो शाम होने के बाद तुम्हारे भाई बहनों को अंदर लेके आया था। मेरे भाई ने भले ही मुझे शब्दों से कभी ये नहीं बताया कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन सच तो ये है कि मेरे भाई को कभी मुझसे कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बिना कहे ही मैंने सब कुछ समझ लिया, और मैं ये बात भी सालों पहले से जानता हूँ कि मेरे वांग जी का दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं नहीं जानता कि मुझे ऐसा क्या है जो रोक रहा है तुम्हें पनिशमेंट देने से, तुम्हें सज़ा देने से। वरना सच बताऊं तो इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे गले को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूं और अपने भाई का बदला यहीं पे ले लूं। लेकिन शायद इस चीज़ से मेरे भाई को शांति ना मिले, उसको वो सुकून ना मिले जो कि तुम्हारे उसके साथ होने से मिलेगा। और याद रखना, अगर आज मैं अपने भाई को ब्यूरियल माउंट में छोड़ के आया हूँ तो तुम्हारे लिए लास्ट मौका है। इसके अलावा मैं तुम्हें दोबारा कभी कोई मौका नहीं दूंगा। नहीं तुम उसके बाद वांग जी को देख पाओगे और ना ही उससे मिल पाओगे। ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है। उसे एहसास दिलाओ कि वो भी तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता है, तुम्हारी लाइफ में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दोबारा से मैंने अपने भाई को तुम्हारी वजह से रोता हुआ देखा ना विभूजान, तो याद रखना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम यीलिंग पैट्रियार्क हो और तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम शायद ये नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे लिए मेरा भाई मेरी पूरी दुनिया है। अगर मेरी दुनिया में एक भी खरोंच अब और एक और बार आई तो शायद तुम्हारी दुनिया कब उड़ जाए, कब तबाह हो जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी इतनी सारी गलतियों के बाद भी तुमने न जाने कितनी इंसल्ट उसकी की है, कितने अत्याचार उस पर किए हैं, उसके बावजूद भी वो सिर्फ तुमसे तुम्हारा प्यार चाहता है और उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे वो दोगे। और अगर नहीं दे सकते तो उसको सम्मान के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, जिस तरीके से लोगों के सामने तुमने उसको अपना हस्बैंड बनाया था, जिस तरीके से तुम उसको क्लाउड रिसेसेस से अपने ब्यूरियल माउंट लेके आए थे, उसी सम्मान के साथ उसको वापस से क्लाउड रिसेसेस वापस लेके आना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और याद रखना, ये शब्द कोई और नहीं बोल रहा है, ये शब्द लैंड सेक्ट का क्लैन लीडर बोल रहा है। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि लैंड सेक्ट में अगर एक बार कुछ डिसाइड कर लेते हैं लोग तो उसे बहुत अच्छे से निभाते हैं। और याद रखना, इस बार बात मेरी भाई की है, मैं नहीं चाहता कि उसको दोबारा से कोई तकलीफ़ हो। मैं तुम्हें ये लास्ट मौका दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम इस लास्ट मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहोगे। और अगर इस बार तुमने इसको गंवा दिया तो तुम्हें दोबारा कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। ये कहते हुए जियो जुन ने अपनी तलवार को अपने हाथ में लिया और बिना कुछ बोले ही वहाँ से जा चुके थे। दूसरी तरफ विंग था, जो ना जाने कब से अपनी दुनिया में खोया हुआ था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि सामने बैठे हुए जियो जुन उससे क्या कुछ बोल गए, क्या उसने उनको धमकी दी है या कुछ और। वो सच में कुछ नहीं जानता था। उसने बस यहाँ तक की बात सुनी थी कि वांग जी ने उसके लिए सारी तकलीफ़ों को सहा था, सारी की सारी पनिशमेंट ली थी, और उससे तब से प्यार करता है जब से वो फर्स्ट टाइम क्लाउड रिसेसेस में उससे मिले थे। विंग इस वक्त न जाने कितने गहरे भंवर में डूब चुका था, अपने गिल्ट के, अपने दुख के, अपने तकलीफ़ के, और अपने आप को कोस रहा था। और सिर्फ एक ही बात उसको अपने मन से निकल रही थी, तुम
बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान बन चुके हो विभूजियान, और वो घटियापन तुमने सबसे ज़्यादा जिसके साथ दिखाया है वही इंसान तुम्हारी लाइफ में एक फरिश्ता बन के आया था। तुमने तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से ही उजाड़ दी, और देखो वही एक इंसान है जिसने तुम्हारी लाइफ को इतना आबाद बना के रखा हुआ है। क्या अगर वो नहीं होता तो क्या सच में तुम जिंदा रह पाते? क्या अगर वो नहीं होता तो तुम्हारा ब्यूरल माउंट इतना सेफ रह पाता? विंग इस वक्त बुरी तरीके से रिग्रेट फील करने लगा था। उसको सच में ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं, अपने लवर को इतनी तकलीफ दी है, और उसके बावजूद भी उसका लवर हर एक चीज़ पे उसके साथ खड़ा रहा। पिछले 6-7 महीने में जो कुछ भी उसने उसके साथ किया है, अगर वो चाहता तो बिना किसी के हेल्प के उसको आसानी से मार सकता था, आसानी से अपना बदला ले सकता था। जिस तरीके से उसने उसे छुआ था वो चीज़ कभी भी अलाउ ही नहीं थी। लैंस एक्ट के मेंबर्स को इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से, इतने हवस के साथ छूना कभी भी किसी ने किसी को अलाउ ही नहीं किया था। लेकिन फिर भी उसने क्यों ये सब कुछ सहा? क्या सच में वो इतना प्यार करता है मुझसे? विंग बस यही सोचे जा रहा था। विंग ने इनके एक वेटर को इशारा करते हुए अपने लिए वाइन मंगा ली। विंग ने कम से कम आधे घंटे में 10 से 12 जार वाइन पी लिए थे, और अभी भी उसको सिर्फ वाइन ही चाहिए थी। वो शराब चाहिए थी जो उसके इस वक्त उसको दुनिया से अलग कर दे, उसको सबसे अलग कर दे, उसको फिर सिर्फ और सिर्फ उस दुनिया में जाके फेंक दे जहाँ पे वो अकेला रहता हो, सिर्फ और सिर्फ वो रहता हो, उसके अंदर कोई भी चीज़ ना चल रही हो, कुछ भी ऐसा ना चल रहा हो जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो। किसी भी इंसान को याद नहीं रखना चाहता था इस वक्त। वो इतना शराब पीना चाहता था कि वो खुद को ही याद करे, बस विभूषण और कोई और नहीं। 15 से 20 जार वाइन पीने के बाद भी विभूषण अपने पूरे होशो हवास में था। उसको कुछ भी भूलने में हेल्प नहीं कर रही थी इस वक्त वो शराब भी। इसके बाद उस शराब से भी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो सिर्फ ये चाहता था कि उसने जितनी भी गलतियाँ की है उन्हें भूल जाए, और बस शांति से जाके कहीं पे बैठ जाए या फिर आत्महत्या कर ले, इस सब के लिए जो भी उसने वांगची के साथ किया था। लेकिन उसका ज़मीर, उसका अंदर की आत्मा उसको आत्महत्या करने से भी रोक रही थी। विभूजान ने उसके लिए बिल पे किया और वहाँ से बाहर निकला। विभूजान के कदम लड़खड़ा रहे थे, इसलिए नहीं कि वो नशे में था, इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उसकी बॉडी उसका साथ ही नहीं दे रही थी। चलते चलते विभूजान आधा घंटा चला, और इस वक्त वो ब्यूरल माउंट की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसको पता ही नहीं चला कि कब वो रास्ते में बैठ गया, और बहुत बुरी तरीके से चीख चीख के रो रहा था, और बस एक ही चीज़ बोले जा रहा था कि काश मैं इन 6 महीनों को अपनी लाइफ से निकाल पाता, अपनी और वांगची की लाइफ से निकाल पाता, और उसके बाद एक नई शुरुआत कर पाता, तो शायद मैं और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते। लेकिन अब मैं उसके लायक नहीं हूँ, बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। क्या उसे मुझे सच में छोड़ के चले जाना चाहिए? क्या मैं उससे यही बोलूँ कि वो मुझे छोड़ के चली जाए? विभूजान ने फिर से खुद को संभाला और चलना शुरू किया। लगभग 1 घंटा लगा था उसको पूरा ब्यूरल माउंट पहुंचने में, और 1 घंटे के बाद जब फाइनली वो ब्यूरल माउंट पहुंच चुका था, तो वहां पहुंचते ही उसके आसपास लोग उसको ऐसे देख रहे थे कि न जाने आज उनका यीलिंग पैट्रियार्क किस हालत में वापस लौटा है। उसके पैर काँप रहे थे, उसके फेस पे आंसुओं की धार थी, उसकी आंखें रोने की वजह से सैलन हो चुकी थी और बहुत बुरी तरीके से रेड थी। उसके पूरा फेस बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था न जाने कितने लोगों ने मिलके उसके फेस पे पंच किया होगा। उसकी पूरी बॉडी रेड पड़ी हुई थी, जस्ट बिकॉज वो बहुत देर से रो रहा था और बस वाइन पिए जा रहा था। विंग ने अपने आप को संभालते हुए अपने केब में पहुंचा दिया, और अपने केब में जाते ही उसने एंट्रेंस डोर को बंद किया और तालिस्मान की हेल्प से उसमें बैरियर सेट किया, ताकि कोई भी और आके उसे डिस्टर्ब ना कर सके और ना ही इस केब के डोर को खोल सके। विंग अपने उसी वीक कदमों के साथ अपने बेड पे जाके बैठ गया, और बेड पे जाते ही उसकी सबसे पहले जिस चीज़ पे नज़र पड़ी वो थे उसके हाथ। और इस वक्त उसको अपने हाथों पे इतनी घिन आ रही थी, इतनी नफरत हो रही थी उन हाथों से। उसको मन कर रहा था कि इन हाथों को काट के कहीं फेंक दे, जिन हाथों की हेल्प से उसने अपने लवर का रेप तक कर दिया। विभूजान अपने शरीर के हर एक अंग को इस वक्त कोस रहा था, अपनी आंखों को, अपने मुंह को, अपने हाथों को, अपने शरीर के हर एक अंग को, जिसने विंग को
मजबूर किया वांग जी को इतनी बुरी तरीके से देखने के लिए, इतना बुरा भला कहने के लिए, इतने बुरे तरीके से उसे छूने के लिए और उसे मजबूर करने के लिए, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए। विंग को अपने आप को सिर्फ सज़ा देने का मन कर रहा था। उसका ऐसा मन कर रहा था कि वो इस वक्त आग जलाए और उन चलते हुए आग में अपने हाथों को रख ले और बुरी तरीके से अपने हाथों को जला ले। और ये आइडिया उसके दिमाग में आते ही उसने यही किया। सामने जल रही आग में उसने एक लोहे की रॉड को डाल दिया और उसके बाद जो कुछ कोयले उस आग में पड़े हुए थे उससे अपने हाथों को बुरी तरीके से मसलने लगा। वो कोयले मानो उसके लिए फूल बन चुके थे और उतनी आसानी से उन कोयलों को अपने हाथ में मसलना उसके लिए मामूली सी बात हो रही थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे जलने का भी दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि इस वक्त उसके शरीर में जो दर्द नाम की चीज़ होती है ना, वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। विंग ने अपने हाथों को बुरी तरीके से जला लिया था। उसने आग में तक अपने हाथों को डाल दिया और उसको अभी तक दर्द का कोई एहसास नहीं था। विंग ने अपने हाथों से अपने रोप्स को निकाल दिया। पूरी तरीके से नेकेड हो जाने के बाद विंग ने उस लोहे के रोड को बाहर निकाला और अपने हाथ से ही अपनी बॉडी में उसको प्रेस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को ही सजा दे रहा है। उसने अपनी बॉडी के हर एक पार्ट में टो टू हेड उसने हर एक जगह पे उस लोहे की रॉड को, गरम लोहे की रॉड को उसने प्रेस कर करके अपनी पूरी बॉडी को जला लिया था और उसको लग रहा था कि इससे आसान सज़ा उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। वो इससे भी और भी बड़ी सज़ा चाहता था। वो ऐसा चाहता था कि काश ये रॉड प्रेस करने वाला कोई और नहीं लान वांग जी होता तो शायद ये सज़ा बेहतर होती। लगभग 1 घंटे से यही प्रोसेस चल रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो कि इस वक्त मेडिटेशन में बैठा हुआ था, उसके भाई जब वहाँ से निकले थे तो उससे सिर्फ एक ही चीज़ बोल के गए थे, समाज की डर से कभी किसी भी चीज़ से पीछे मत भागना। ये समाज तब तुम्हारे सामने नहीं आया जब उसने तुम्हें अपना हस्बैंड बनाने की बात कही थी। तब अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, तुम्हारी बड़ी चलाने के लिए तैयार रहे, तो ये आज क्यों बीच में आएंगे? क्यों बोलेंगे कि 2 लड़कों की शादी नहीं हो सकती या वो दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते? इस सब को भूल जाओ और बस यही याद रखो कि वो तुम्हारा है और तुम किसी और को उसे खुद से छीनने नहीं दोगे। ये चीज़ बार बार वांग जी के दिमाग में घूम रही थी और इस चीज़ से बचने के लिए वांग जी इस वक्त मेडिटेशन में बैठा हुआ था। लेकिन पिछले 1 घंटे से उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट होते जा रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई गर्म चीज़ उसकी बॉडी पे आके टच हो रही हो। बार बार हर बार उसको यही फील हो रहा था। और फाइनली इस वक्त 1 घंटा कंप्लीट हो जाने के बाद जब उसने इस सब को सहन करना छोड़ दिया था तो तब उसने अपनी आँखों को खोला और अपने पैरों से लेके अपने हाथों तक सब जगह देखने लगा। उसको कोई निशान नहीं दिख रहा था, बस दर्द के अलावा और कुछ फील ही नहीं हो रहा था। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि किसी ने कुछ गर्म चीज़ लाके उसके शरीर पे प्रेस करना स्टार्ट कर दिया हो और उसकी बॉडी अभी सिर्फ और सिर्फ जलन महसूस कर रही थी। उसको सच में नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार ऐसा अचानक से ये क्या हो रहा है। आखिरकार उसको इतनी जलन क्यों फील हो रही है उसकी बॉडी में। और लगभग 5 से 6 मिनट सोचने के बाद शायद वांग जी अब समझ चुका था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वांग जी को आखिर क्या समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड लास्टली फिर से याद दिलाती हूँ, मेरे न्यू चैनल का नाम है वंशिकास ओपिनियन ऑन योर थॉट।